नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो आप ये जानना बेहद जरूरी। सबसे पहले बात होगी बिहार की, और बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार की। कैसे चुनावों से पहले, फिर कहें कि चुनावों की आहट को देखते हुए बिहार की तरफ पूरे पुरजोर तरीके से कदम बढ़ाए जा रहे हैं और कुछ नई चीजों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। दरअसल अगर बात बिहार की करें तो यहां पर कुछ और नए मंत्री बनाए गए, उन्हें शपथ भी दिला दी गई। इस पर भी विस्तृत तरीके से आपको जानकारी देंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर देश की राजधानी दिल्ली से रहने वाली है, जहां विधानसभा सत्र को 3 मार्च तक बढ़ा दिया गया। मंगलवार को विधानसभा सत्र के दूसरे दिन शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई और इस दौरान विपक्ष का जमकर हंगामा भी देखने को मिला। दिल्ली की पिछली सरकार की शराब नीति में सीएजी की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ और बीजेपी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को कैसे घेर रही है, दिखाएंगे। इसके बाद अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जो होगी उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। यहां महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का आखिरी स्नान हुआ। इस दौरान लाखों लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। शिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ के आखिरी स्नान की एक एक तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। इसके बाद हमारी अगली खबर रहेगी महाशिवरात्रि को लेकर। देश भर के मंदिरों में शिवरात्रि के मौके पर भक्तों का तांता कैसे देखने को मिला। क्या आम क्या खास, हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुटा नजर आया। इसके बाद 5वीं खबर हरियाणा से, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चुनाव प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपना दम दिखाया तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी, जुलाना और सोनीपत में चुनाव प्रचार किया। तो इन तमाम खबरों पर अगले आधे घंटे के दौरान रहेगी हमारी नजर। बने रहे हमारे साथ। बिग न्यूज की शुरुआत बिहार की खास खबर के साथ करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्या कुछ हुआ है, किन विधायकों को नई जिम्मेदारियां दी गई है और किस तरीके की जिम्मेदारियां इन्हें नवाजी गई है, वो बताएंगे हम आपको अपनी इस विशेष रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इनमें बीजेपी के 7 विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू कोटे से कोई नया मंत्री नहीं बना है। कि आपने युवाओं पर भरोसा किया है और युवा के पास क्षमता होती है, उस क्षमता का हम पूरा प्रयोग करेंगे और बेहतर हम लोग काम करेंगे। उन्होंने इस लायक समझा कि पुनः एक बार दायित्व देने का काम किया है। कम समय में ज्यादा काम करना है और इसलिए गति बढ़ाकर रखी। मिथिला पर तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी का ध्यान है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि हम लोग उस पर फोकस भी कर रहे हैं और मिथिला के विकास के साथ साथ ही बिहार का विकास हम लोग निर्वहन करेंगे। और मिथिला का मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है यह पाग, और मिथिला पेंटिंग निश्चित रूप से जो है ये हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान, और सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर जो है विश्वास किया, उस विश्वास पर हम लोग जो है खड़े उतरेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता की जो आकांक्षाएं होती है, थोड़ी सी मुझे क्षेत्र में जाने में परेशानी हुई क्योंकि पूरे बिहार के कार्य को देखना है, लेकिन क्षेत्र की जनता इस बात को जरूर समझेगी। वो जरूर आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस हो रहे होंगे कि हमारा विधायक आज मंत्री बना है, लेकिन जवाबदेही ज़्यादा बढ़ी है। लोग खुश जरूर हो रहे हैं, मुझे भी अंदर से खुशी जरूर है, लेकिन एक साथ साथ जवाबदेही की भी चिंता सता रही है कि जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी को बखूबी कैसे निभाया जाए। बीजेपी कोटे से मंत्री बने विधायकों में संजय सरावगी मारवाड़ी जाति है और दरभंगा विधानसभा से आते हैं। इसके बाद जीवेश मिश्रा, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं और दरभंगा जिले के जाले विधानसभा से आते हैं। विजय मंडल केवट जाति से हैं और सिकटी विधानसभा से आते हैं। राजू सिंह राजपूत जाति से हैं और साहिबगंज विधानसभा से आते हैं। सुनील कुमार कोयरी जाति के हैं, बिहार शरीफ विधानसभा से आते हैं। मोतीलाल प्रसाद तेली जाति के हैं और सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा से आते हैं। स्वाभाविक है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को गति देने के लिए 7 मंत्रियों को मंत्री बनाया है
मैं बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। काफ़ी अच्छे से जो नए मंत्री बने हैं, हर जिले का रिप्रेजेंटेशन है और एक सामूहिक गुलदस्ते के तौर पे ये कार्य करेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है कि इस बार 200 से ज़्यादा सीटें हम जीतें, वो निश्चित तौर पर मिलेगा। जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है, सभी कार्यकर्ता से यहाँ तक आए और सभी को एक लंबा अनुभव है और इस लंबे अनुभव का फायदा सरकार को भी मिलेगा और आम जनता को भी मिलेगा। बिहार में हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार की खास बात यह है कि 7 में से 6 विधायक उत्तरी बिहार के इलाके से आते हैं और इनमें 4 विधायक मिथिलांचल से हैं। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का मिथिला प्रेम पहले भी दिख चुका है। देश का बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी। इसके बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मिथिला साड़ी में दिख चुकी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार विजय का रास्ता बीजेपी मिथिला से होकर तलाश रही है? दरअसल मिथिलांचल को एनडीए का गढ़ माना जाता है। इनमें सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली जैसे अहम जिले आते हैं। इन जिलों में विधानसभा की 60 सीटें आती हैं और पिछले चुनाव में गठबंधन के 40 विधायक यहां से जीते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां रेखा युग की शुरुआत के साथ ही पिछली सरकार की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट तो पेश कर ही दी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की शराब नीति पर सवाल उठाया गया और बताया गया कि इसमें अनियमितता की वजह से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिन तक चला है और इसे और बढ़ा दिया गया है। ये खास रिपोर्ट आप देखें। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन यानी मंगलवार आम आदमी पार्टी के लिए अमंगल साबित हुआ। रेखा गुप्ता की सरकार ने विधानसभा के पटल पर नई शराब नीति को लेकर कैग की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पिछली सरकार में नई शराब पॉलिसी से सरकारी खजाने को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शराब नीति में विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज किया गया। घाटे में चल रही कंपनियों को लाइसेंस आवंटित किए गए। कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ की गई। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट ठीक से वसूली नहीं होने पर 27 करोड़ का नुकसान। शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई। देखिए, पहली रिपोर्ट सामने आई है और केजरीवाल और सिसोदिया ने कोरोना काल में किस प्रकार से शराब का घोटाला किया। 2000 करोड़ रुपए उन्होंने खाए हैं, ये कैग की रिपोर्ट बोल रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदया का, जिन्होंने संकल्प के साथ इस रिपोर्ट को विधानसभा में टेबल किया। केजरीवाल और सिसोदिया ने इसे दबा के रखा हुआ था। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सीएजी की रिपोर्ट का ये सच, 2000 करोड़ रुपए का जो कमीशन केजरीवाल और सिसोदिया ने शराब का खाया है, ये दिल्ली के घर घर तक इसका सच पहुंचे। अभी जनता की अदालत में न्याय हुआ है, कानून की अदालत में भी न्याय हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। 4004 करोड़ का राजस्व का इसमें लॉस हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को शराब का काम दिया। इसमें स्पष्ट सामने आया कि जिनको काम दिया वो एलिजिबल नहीं थे। जिनको काम दिया उनको एलिजिबल बनाने के लिए शराब के पुराने कारोबारियों का 1% हिस्सा उसमें डलवाया गया ताकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को शराब का काम मिल सके। इसमें यह भी समझ में आया कि 111 लोग थे जो अब तक काम कर रहे थे शराब का, लेकिन उससे काटकर 14 लोगों की मोनोपोली बनाई गई और उन 14 लोगों में भी 3 लोगों को ज़्यादा काम, 72% काम 3 लोगों को मात्र दे दिया गया। तो ये सारी बातें जो सामने आई हैं, इससे स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये शराब नीति अपने दोस्तों को पैसा बनाने के लिए बनाई थी। अब बीजेपी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी है। बता दें कि सोमवार को दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी और इस दिन रेखा सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि आने वाले दिनों में पिछली सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है और वो सभी काले चिट्ठे खोले जाएंगे जिससे भ्रष्टाचार की दुर्गंध आ रही है। पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, 1-1 रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए
नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। कैग की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली की नई सरकार ऐसे ही इतनी एक्टिव नहीं है। दरअसल इसके पीछे पीएम मोदी के उस भरोसे पर खरे उतरने की चुनौती भी है जिसे दिल्ली विजय के बाद पीएम मोदी ने जनता को दिया था। पार्टी मुख्यालय से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वादा किया था कि भ्रष्टाचार के एक एक पैसे का हिसाब होगा। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। बता दें कि सत्र के दूसरे दिन कैग की रिपोर्ट पे चर्चा पूरी नहीं हो सकी थी, लिहाजा 2 दिनों के लिए सत्र को और बढ़ा दिया गया है। अब 28 फरवरी और 3 मार्च को भी सत्र होगा। इसके पहले 27 फरवरी को सत्र की समाप्ति थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां महाशिवरात्रि पर महाकुंभ 2025 का समापन हो गया। 45 दिनों के इस महाकुंभ में करीब 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में होती रही। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाकुंभ 2025 का भव्य समापन हुआ। 45 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक आयोजन में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ का ये आंकड़ा अमेरिका की आबादी से तकरीबन 2 गुना है। महाकुंभ हिंदू धर्म के 4 प्रमुख मेलों में से एक है, जहां आस्था का विशाल सागर उमड़ता है। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और विश्व बंधुत्व का प्रतीक भी है। संगम में डुबकी लगाकर पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है। महाकुंभ के अंतिम स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, जिसने माहौल को और भक्तिमय बना दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित नियंत्रण कक्ष से महाकुंभ की व्यवस्थाओं की खुद निगरानी की। उन्होंने महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेश वासियों और देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ में देश विदेश से कई महान हस्तियां, फिल्मी सितारे और विदेशी लोग भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और सुविधाओं के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि पूजा पाठ और स्नान को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सरकार ने हर संभव व्यवस्था की।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे और प्रदेश पर भी बनी रहे। प्रदेश बहुत तेजी के साथ विकास करे। बाबा भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ संभव है। ये महाकुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका स्नान, उनकी पूजा पाठ व्यवस्थित ढंग से, उसके लिए सरकार ने सारे इंतजाम किए हैं। वहीं प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए विश्व स्तरीय तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सिक्योरिटी, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया और इसकी प्रशंसा सभी स्तरों पर लगातार की जा रही है। हमारे साथियों ने पिछले 45 दिन में बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से सबका मन जीता है और ये पुलिस विभाग के मुखिया होने के नाते तथा शासन के लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोगों ने जो विश्व स्तरीय तकनीक थे उसका इस्तेमाल किया, एआई का भी भरपूर इस्तेमाल किया, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, वो सर्विलांस हो और जिस तरह के थ्रेट परसेप्शंस शुरू से आ रहे थे उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। महाकुंभ के अंतिम दिन प्रयागराज शहर में 25 फरवरी की शाम से वाहनों की नो एंट्री लागू कर दी गई थी। मेले के अंदर भी वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद रखा गया ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता सुनिश्चित हो सके। संगम घाट पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं को घाट खाली कराया गया जिससे भीड़ न बढ़े। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या के आंकड़े क्या कहते हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को 1,70,00,000 श्रद्धालु, 14 जनवरी मकर संक्रांति को 3,50,00,000 श्रद्धालु, 29 जनवरी मौनी अमावस्या को 7,64,00,000 श्रद्धालु, 3 फरवरी बसंत पंचमी को 2,57,00,000 श्रद्धालु, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा को 2 करोड़ श्रद्धालु, 26 फरवरी महाशिवरात्रि को 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। महाकुंभ 2025 का आयोजन धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत सफल रहा। जहां एक ओर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार की कुशल योजना और प्रबंधन की भी सराहना हुई। एआई और नई तकनीकों का उपयोग कर भीड़ और सुरक्षा प्रबंधन का एक नया मॉडल पेश किया गया। महाकुंभ का ये आयोजन न केवल भारतीय संस्कृति का वैश्विक मंच बना, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आस्था का केंद्र भी साबित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में सरकार ने एक मिसाल कायम की, जिसे आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आम से लेकर खास हर कोई भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट आस्था का परिचय देता हुआ नजर आया। मंदिरों में हर जगह, हर राज्य में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारी तादाद में लोग मंदिरों में उमड़े और पूजा अर्चना करते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। ये रिपोर्ट जरा देखें। आस्था के पावन पर्व महाशिवरात्रि की देश में धूम देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ महाशिवरात्रि का पावन त्योहार मनाया। देश के सभी शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने भगवान शिव का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया और हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश के माननीयों समेत कई नेता भी भगवान शिव की भक्ति में रंगे नजर आए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर महाशिवरात्रि की बधाई दी। उन्होंने लिखा, महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की असीम कृपा से समस्त जगत का कल्याण हो, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भगवान शिव का रथ खींचा।
वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर महाशिवरात्रि की बधाई दी और दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर और कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने पहाड़गंज के झंडेवालान मंदिर में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया और देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं सभी भारतवासियों को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी महाशिवरात्रि के इस महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गोरखपुर में महादेव का रुद्राभिषेक किया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से लोक मंगल और राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। महाशिवरात्रि है, देवादिदेव महादेव का पावन दिवस। पूरे प्रदेश वासियों को महाकुंभ प्रयागराज में बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में और प्रदेश के अन्य सभी महत्वपूर्ण शिवालयों में और अन्य सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मैं महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर देश में आस्था, भक्ति, स्नान की अद्भुत झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सारा देश शिवमय हो गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर हरियाणा से, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया और हरियाणा में पार्टी की जीत के दावे किए। महाशिवरात्रि के मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अपने संसदीय क्षेत्र करनाल पहुंचे। यहां वो सबसे पहले रघुनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसके बाद सदर बाजार से निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा की समाप्ति पर मनोहर लाल ने मीडिया को संबोधित किया और विकास कार्यों की जानकारी दी। हर बड़े शहर में एक अत्याधुनिक सभागार ये बनाया जाए, यानी म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम की ओर से और म्यूनिसिपैलिटीज की ओर से, ताकि उसमें लोग जो सामूहिक कार्यक्रम है ठीक से कर सकें। सीवरेज की व्यवस्था कहीं कहीं काफी खराब है, खास करके पुराने शहरों में। कुछ शहरों के अंदर सालों साल पुराने जो सीवरेज हो गए हैं, और ये विषय चूंकि केंद्र सरकार में भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मेरे पास ही है, तो हमने इस बार पूरे देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया चैलेंज फंड, अर्बन चैलेंज फंड इस नाते से रखा है कि शहर की ऐसी पुरानी समस्याएं या ऐसे जो पुराने शहरों के हिस्से उसमें रीडेवलपमेंट किया जाए, उसके ऊपर भी हमने 1 करोड़ रुपए का और राशि उसके लिए रखी है। हर स्टेट को वहाँ के शहरों की आबादी के हिसाब से उसको किया जाएगा। और इसी प्रकार शहरों में जहाँ जहाँ भूमि के झगड़े हैं और कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं, उन सब झगड़ों को समाप्त करने के लिए, जैसे हमने पिछली बार योजना बनाई थी कि 20 वर्ष से ज्यादा जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर लोगों को अपना उसका उपयोग कर रहे हैं, उनके कब्जे हैं, उनके पटा उनके लिखा हुआ लीज की ऐसी जमीनें हैं, किराए की ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, वो सब एक नॉमिनल राशि लेकर के उनको उनके नाम किया गया है। इसी प्रकार के जितने भी ऐसी चीजों का हक ये उनको मिलेगा। और जो खास करके अवैध कॉलोनियां हैं, उन अवैध कॉलोनियों भी नियमित करके
जहाँ कहीं सरकारी जमीन पर बनी है और सरकार को उस जमीन की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं है, तो उनको भी मालिकाना हक देने के लिए कुछ राशि लेकर उनको किया जाएगा। और महिलाओं के लिए, महिलाओं के नाम अगर कोई हम राशि कोई प्रॉपर्टी करते हैं तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी दी जाएगी। जहाँ तक वाहनों की स्थिति है, यानी अर्बन मोबिलिटी, शहरों के अंदर वाहनों की व्यवस्था की जाए। ई बसेस, देश भर में ई बसेस जिस शहर को जितनी चाहिए उस हिसाब से हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने निकाय चुनाव का भी जिक्र किया और दावा किया कि लोगों का उत्साह बताता है कि बीजेपी के पार्षद और मेयर की जीत पक्की है। हरियाणा में नगर निकायों का चुनाव भी चल रहा है। 10 नगर निगम, 4 नगर परिषद और नगर पालिकाएं शायद 18 हैं। ऐसा कुल मिलाकर ये 32 स्थानों पर चुनाव है। कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं जहाँ किन्हीं कारणों से वो सीटें खाली हुई हैं। नगर निगम में 8 नगर निगम के तो पूर्ण चुनाव हैं। 2 नगर निगम ऐसे हैं जिनका मेयर का चुनाव है केवल, क्योंकि वहाँ सोनीपत और अम्बाला, इन दोनों नगर निगमों का जो मेयर थे वहाँ के, उनका चयन विधानसभा में विधायक के नाते हो गया था, वो सीटें खाली हो गई थी। तो बचे हुए समय के लिए वहाँ मेयर्स का उपचुनाव हो रहा है। और मैं इतना ही कहूँगा कि सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ अपने अपने सिंबल पर लड़ रही है, क्योंकि सभी नगर निगमों में भी सिंबल पर है, नगर परिषदों में सिंबल पर है, नगर पालिकाओं में पार्टी ने सब स्थानों पर छूट दी थी। सभी चाहे वो चुनाव चिन्ह पर लड़े, यानी जो चेयरमैन हैं, या बिना चुनाव पर लड़े, ऐसे ही वहाँ के जो पार्षद हैं चुनाव पर लड़े या बिना चुनाव चिन्ह पर लड़े। लोकल परिस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि नगर पालिकाओं के चुनाव क्षेत्र बहुत छोटा होता है। वार्ड में कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400 वोट होते हैं, तो स्थानीय संबंधों के आधार के ऊपर वहाँ अपने अपने हिसाब से सब को तय करते हैं। उसमें हमने पूरी छूट दी थी। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, अभी तक की रिपोर्ट है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिलता हुआ वहाँ दिख रहा है। इस दौरान मनोहर लाल ने बताया कि करनाल में एयरपोर्ट और रैपिड मेट्रो की शुरुआत का काम जारी है और इसका रिजल्ट सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी, जुलाना, सोनीपत में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान नायब सैनी ने अपनी सरकार के कामों का उल्लेख किया और दावा किया कि बीजेपी अपने हर वादे पर खरा उतरेगी। निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की एक दिन में कई रैलियां हो रही हैं। बुधवार को सीएम सैनी ने भिवानी, जुलाना और सोनीपत में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं कि सुंदर अत्री हमारा बहुत अच्छा व्यक्ति है, किसी की बात में ना आए। पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास किया है, ये अच्छा व्यक्ति है, आप इनको चुनाव करके यहां से भेजिए। मैंने कहा है कोई दिक्कत काम में नहीं आने देंगे। भाइयों, एक और बात मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। विपक्ष के लोग कुछ इधर उधर की बात करते हैं, जब उनको कुछ नहीं मिलता, कहा भाई तेरे को तो टिकट नहीं मिली, खड़ा कर देंगे उंगली लेकर। कहा भाई तो जा खड़ा, कहा है भाई। देखिए, समझाना है सबको समझाना है और समझा करके कहना है। कहते विकास करना है, कहते भाई, कहते अगर तेरे समाज में से कोई होगा उन्होंने कहीं और रजिस्ट कर देंगे। तो सरकार रहा, क्यों दिक्कत वहां कर रहे, कहते कहीं और कर देंगे रजिस्ट। परंतु पार्टी ने निर्णय ले लिया है और पार्टी का निर्णय ये सर्वोपरि होता है। मेरा आग्रह है, भिवानी खेड़ा की पूरी सरदारी से आप सोच विचार करके समझ करके हमारे सुंदर अत्री जी को यहां से जिताने का काम करें।
बाकी के कामों की जिम्मेवारी हमारी है, कोई दिक्कत नहीं आने देते। जींद के जुलाना में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय जांगड़ा के पक्ष में वोट की अपील की और दावा किया कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती है। ये क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करती है। जिस प्रकार से केजरीवाल कांग्रेस से बड़ा झूठ बोल करके दिल्ली में 10 साल चिपटे रहा और अब लोगों को उनकी कहानी समझ आएगी, जल्दी साफ कर दिया। कांग्रेस पहले ही साफ, आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, कांग्रेस ने 10 सालों में कितना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कितना दिया। कांग्रेस ने पिछले 10 सालों के अंदर किसानों की फसल के खराबे का 1155 करोड़ दिया, 13,500 करोड़ रुपया हमने इस अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में किसानों को मुआवजे के रूप में दिया। घटाया कहा, अगर फसल खराब होगी तो सरकार मुआवजा। भिवानी और जुलाना के बाद सीएम सैनी सोनीपत पहुंचे और यहां भी बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। सीएम सैनी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार और तेज गति से काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।